हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RK ITI में। तो दोस्तों, आज हमारा जो ITI फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम के लिए इलेक्ट्रीशियन टेट थ्योरी का यह क्वेश्चन प्रैक्टिस तीसरा होगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 2 तक अपलोड कर दिए हमारे चैनल पे। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके ज़रूर देख लीजिएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहाँ से वह दोनों वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आप लोग का ITI का एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा निम्मी क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और यह जो सीरीज चला रहे हैं, टोटल इसमें 38 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जो आपके ITI एग्ज़ाम के लिए, जो इलेक्ट्रीशियन टेट के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है, वह बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ओके दोस्तों, तो इस सीरीज को आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा। ठीक है, तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट तीसरा है। तो चलिए फिर इसमें क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन इसमें पहला है, व्हाट इंडिकेट्स द शेप ऑफ BH कर्व हिस्टैरिसीस लूप ऑफ मटेरियल। पदार्थ का BH वक्र हिस्टैरिसीस लूप के आकार क्या दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, जो BH कर्व होता है, हिस्टैरिसीस लूप होता क्या है। तो देखिए, किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय बल H, ठीक है, चुंबकीय बल H प्रेरित फ्लक्स घनत्व B, ओके, के पिछड़ जाने के गुण को चुंबकीय हिस्टैरिसीस कहते हैं। ठीक है, तो इसका इस तरह BH कर्व बनता है, कुछ इस तरह इस शेप में बनता है। तो ऊपर हम B से डिनोट करते हैं और यहाँ पे H से डिनोट करते हैं। इसी के अपोजिट में यहाँ -H होता है और इसके अपोजिट में -B होता है। ओके दोस्तों, तो BH कर्व का जो गुण होता है वह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे जो अस्थाई चुंबक होता है, यानी परमानेंट मैग्नेट होता है, तो परमानेंट मैग्नेट में हिस्टैरिसीस कर्व चौड़ा होती है। जो हिस्टैरिसीस कर्व होती है वह चौड़ा होती है। और दूसरे शब्दों में कहें तो दोस्तों, जो हिस्टैरिसीस कर्व होती है अगर चौड़ा रहेगा तो उसमें लॉसेस ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर यह हिस्टैरिसीस लूप जो है जितना पतला होगा तो उसमें लॉसेस कम से कम होगा। ठीक है, तो जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसमें हिस्टैरिसीस लूप चौड़ी रखी जाती है, चौड़ी होती है। और जो टेम्परेरी मैग्नेट होता है, अस्थायी चुंबक होता है, उसमें जो हिस्टैरिसीस कर्व होता है वह पतला होता है। ठीक है, जब पतली होगी तो इसमें लॉसेस भी कम होगा। इसीलिए टेम्परेरी मैग्नेट का प्रयोग मोटर, जनरेटर ये सब में करते हैं। ओके दोस्तों, तो इसमें पूछा है BH कर्व हिस्टैरिसीस लूप के आकार को दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है क्या, पदार्थ का रिलक्टेंस, दूसरा है पदार्थ की क्षेत्र तीव्रता, तीसरा है पदार्थ की चुंबक विशेषता, चौथा है चुंबकीय सामग्री की शक्ति खींचना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। यह दर्शाता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। ठीक है, पदार्थ का चुंबकीय विशेषता को दर्शाता है क्या, हिस्टैरिसीस लूप। याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, परमेबिलिटी के परिवर्तन होने का क्या कारण होता है। जो दोस्तों परमेबिलिटी होती है, परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का कारण क्या होता है। लेंथ होता है, फ्लक्स घनत्व होता है, या फील्ड डेंसिटी यानी क्षेत्र तीव्रता, या चुंबकीय वाहक बल होता है। तो याद रख लेंगे, जो परमेबिलिटी होती है उसको परिवर्तन होने का कारण फ्लक्स डेंसिटी होता है। ठीक है, जो फ्लक्स डेंसिटी होता है उसके चेंज होने का कारण होता है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन B सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण की प्रभावी क्या होगा। दोस्तों, अगर घुमाव के बीच की दूरी, जो घुमाव है, जो टर्न का घुमाव है, इसके बीच की दूरी अगर बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों, जो प्रेरण का प्रभाव होगा इसमें इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। याद रख लेंगे, राइट आंसर ऑप्शन A सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ XLPE। XLPE का फुल फॉर्म पूछा है, तो याद कर लेंगे दोस्तों, जो XLPE होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक्ड
पॉलीएथिलीन होता है। ठीक है, पॉलीएथिलीन होता है। याद रख लें, XLPE का पूर्ण रूप जो होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन जो है XLPE का फुल फॉर्म होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ मोर्टिज चीजल। मोटराइज चीजल छेनी का क्या उपयोग होता है। जो दोस्तों मोटराइज चीजल होता है उसका जो छेनी का उपयोग होता है प्रायः लकड़ी में आयताकार छेद करना होता है। ओके, तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मेकिंग रेक्टेंगुलर होल इन वुड। लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए जो मोटराइज छेनी होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण होता है। तो अच्छा प्रश्न है। घरेलू वायरिंग में दोस्तों सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी चलने का जो कारण होता है क्या होता है। तो दोस्तों मेनली इनका कारण होता है हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट, यानी उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष होने का कारण होता है। तो इस पर का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है यदि यह धीमी गति से चलता है। दोस्तों जो सिंगल फेज पंप मोटर होता है उसमें दोष क्या है यदि वह धीमी गति से चलता है। ओके, तो क्या होता है उसका डिफेक्टिव कैपेसिटर होता है ना। डिफेक्टिव जो कैपेसिटर हो जाता है तो यह धीमी गति से चलता है सिंगल फेज मोटर। तो हम जानते हैं सिंगल फेज मोटर में प्रायः हम कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, तो दोषपूर्ण संधारित हो जाता है, इसलिए मोटर धीमी गति से चलता है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, 3000 वाट संतुलित भार 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में संयोजित 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। लाइन धारा की गणना करना है। ठीक है, इसमें लाइन धारा की गणना करना है। तो स्टार में है दोस्तों, तो स्टार में हम जानते हैं क्या होता है वी एल बराबर √3 VPH होता है और IL बराबर IPH होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे P दे दिया है कितना 3000 वाट है, V कितना दे दिया है 415 वोल्ट है। ठीक है, और I हमें ज्ञात करना है cos फाई दे दिया है 0.8 दिया है। ओके, तो पावर का फार्मूला होता है 3 फेज में P बराबर √3 VI cos फाई होता है, cos फाई होता है। ठीक है, तो यहाँ से I हमें ज्ञात करना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा P बटा √3 V cos फाई हो जाएगा। तो बस इस फार्मूले में मान रख देंगे। ओके, तो चलिए फिर मान रख लेते हैं। देखिए I बराबर P का मान 3000 है बटा के √3 का मान 1.732 होता है गुणे 415 गुणे 0.8 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको सोल्व करके जब भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 5.2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, I का मान जो है 5.2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, I का मान 5.2 एम्पियर आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों थ्री फेज के लिए पावर का जो फार्मूला होता है ये याद कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो सर्किट ब्रेकर है आर्क समन यानी आर्क को बुझाने के लिए सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है बैरिस्टर, जो बैरिस्टर प्रतिरोध होता है उसका उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापन के लिए उपयोग किया जाता है। जो दोस्तों सिस्टम अर्थिंग होती है वह किस वायरिंग स्थापन के लिए किया जाता है।
तो दोस्तों जिस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उपकेंद्र यानी सब स्टेशन के लिए सिस्टम अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 11 है, गीजर में यू बैंड का क्या उद्देश्य है। दोस्तों जो गीजर होता है, गीजर में दिया है यू बैंड। जो यू बैंड होता है इसका उपयोग क्या है, जो एक्स के रूप में चिन्हित है, जो यहाँ एक्स के रूप में चिन्हित है, दिखाया गया है। तो यू बैंड का क्या उपयोग होता है, तो यू बैंड का दोस्तों उपयोग होता है प्रिवेंट ड्रेनिंग ऑफ वाटर, यानी पानी की निकासी को रोकता है। जो एक्स वाला भाग है यानी यू बैंड है वह क्या होता है, पानी की निकासी को रोकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। दोस्तों फैराडे के विद्युत अपघटन नियम का सूत्र क्या है, जो प्रैक्टिस सेट 2 था इसमें ला पूछ दिया था। ठीक है, फैराडे का जो इलेक्ट्रोलिसिस ला होता है किस लिए होता है, तो बैटरी के लिए होता है। ओके, तो इसमें नियम के जो फार्मूला है उसको पूछ दिया है। ठीक है, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का फार्मूला। तो दोस्तों जो प्रथम नियम का फार्मूला है एम बराबर होता है जे आई टी होता है, याद रखेंगे एम बराबर जे आई टी होता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एम बराबर जे आई टी। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों जीरो से लेके अगर 9 मिली एम्पियर तक, ठीक है, 0 से लेके 9 मिली एम्पियर तक अगर किसी व्यक्ति को शॉक लगता है तो उसे झटके का महसूस बिल्कुल नहीं होता है, हल्का सा होता है। ओके, जैसे 9 मिली एम्पियर से ऊपर होता है तो उसे पेनफुल शॉक का झटका लगता है। जैसे 20 मिली एम्पियर है तो 20 मिली एम्पियर पे क्या हो जाएगा, पेनफुल उसको शॉक लगेगा व्यक्ति को। ठीक है, दर्दनाक झटका लगेगा। तो इस पर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह कौन सी विधि है जिसमें बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। तो कौन सी विधि होती है, तो याद कर लेंगे ट्रिकल चार्जिंग मेथड होता है, जिसमें कम धारा पर लंबे समय तक बैटरी को चार्ज की जाती है। तो इस पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। तो याद रखेंगे कौन सा नियम कहलाता है, किरचॉफ का सेकेंड लॉ। किरचॉफ का दूसरा नियम कहलाता है, क्या कहता है कि किसी बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। ओके दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ होता है यह एनर्जी कंजर्वेशन होता है। ठीक है, और जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता है यह चार्ज कंजर्वेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला नियम होता है इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। ओके, और लॉ ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है आर बराबर रो एल बाई ए होता है। ओके, और जो ओम का नियम होता है तो हम जानते हैं वी बराबर आई आर होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों 3 फेज प्रणाली में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा। तो देखिए स्टार में VL बराबर √3 VPH होता है। ओके, तो यहाँ पे VPH दिया है कितना 240 वोल्ट, तो पूछ रहा है VL यानी लाइन वोल्टेज पूछ रहा है। तो दोस्तों क्या करेंगे, VL बराबर √3 इंटू 240 कर देंगे। तो 240 में √3 से जब गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो VL बराबर कितना आ जाएगा, 415 वोल्ट के लगभग आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। 17 नंबर का प्रश्न है, कौन सी विद्युत सामग्री
सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है, यानी विच इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी बिलोंग्स टू जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सो सीरीज। फ्यूज है, सेलिंग रोजेज है, इंटरमीडिएट स्विच है, या फिर प्रेडिक्टिव लैम्प होल्डर है, यानी पेंटेड लैम्प होल्डर होता है। तो कौन सा होता है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो एक्सेसरीज जो है, यानी कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है, तो सेलिंग रोजेज होता है। जो दोस्तों सेलिंग रोजेज होता है, जो सेलिंग फैन होता है, उसमें सेलिंग रोज लगाया जाता है ताकि देखने में सुंदर लगे, और उसी में से फेज न्यूट्रल बाहर निकला जाता है सेलिंग रोज में से। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, सीरीज में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्र को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए दोस्तों? प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए। ओके, तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न है, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग होता है? अच्छा प्रश्न है। जो श्रेणी परिपथ होता है उसका उपयोग क्या होता है, मतलब उपयोग क्या होता है? वोल्ट मीटर संयोजन में, घरों में प्रकाशिक परिपथ के रूप में, या शंट रेजिस्टेंस इन अमीटर में, या मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर में। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखेंगे, जो सीरीज परिपथ का उपयोग होता है वह वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध में होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंडरग्राउंड यूजी केबल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? दोस्तों जो यहाँ पे एक्स के रूप में चिन्हित भाग है उसका नाम बताना है क्या है? तो इसे हम प्रायः क्या कहते हैं? बेडिंग कहते हैं। ओके दोस्तों, इससे रिलेटेड हम वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे बना दिए हैं, अच्छे से डिस्कशन कराए हैं। तो आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। जो यूजी केबल होता है इससे रिलेटेड सारा जो भी आता है हम कवर कराए हैं इलेक्ट्रिकल केबल का। ओके दोस्तों, तो जो एक्स वाला भाग है वह बेडिंग कहलाता है। देखिए इसमें होता है सिम्बॉस, इसका एक ट्रिक होता है। जो सी से कंडक्टर इसका होता है, आई से कंडक्टर के आगे इंसुलेशन होता है, एम से ए वाला मेटेलिक सीट होता है, ठीक है, और बी से क्या होता है? बी से आपका बेडिंग होता है, और ए से क्या होता है? आर्मरिंग होता है, और एस से क्या होता है? सर्विंग होता है। ओके, तो इस प्रकार हम जो एक्स वाला चिन्हित भाग है उसे हम बेडिंग कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो बकलिंग दोष होता है सीसा अम्ल बैटरी में उसका उपयोग क्या होता है दोस्तों? तो बकलिंग जब होता है तो बेंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना जो होता है उसे हम बकलिंग दोष कहते हैं लेड एसिड बैटरी में। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, नए घरेलू वायरिंग स्थापन का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो नए घरेलू वायरिंग स्थापन का परीक्षण करने के लिए हम प्रायः मेगर का उपयोग करते हैं। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, पैमाने का स्केल क्या है? दिखाया गया है दोस्तों पैमाना, तो पैमाने का जो स्केल है वह क्या है? तो याद रखेंगे, पहला दिया है लीनियर पैमाना, दूसरा मोटे पैमाने पर, तीसरा विस्तारित पैमाना, और चौथा दिया है गैर रेखीय पैमाना। तो दोस्तों यह जो पैमाना दिखाया गया है यह कौन सा है? तो नॉन लीनियर स्केल है। ओके, तो याद रखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह जो दिया गया है नॉन लीनियर स्केल को दिखाया गया है। ओके, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा बल एक संकेतक उपकरण के में सूचक की गति पैदा करता है? तो कौन सा बल होता है जो संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है? ओके, तो दोस्तों जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स होता है
वह सूचक की गति को पैदा करता है, ठीक है, डिफ्लेक्ट करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस परिपथ भंजन का उपयोग 100 एम्पियर धारा रेटिंग्स के ऊपर किया जाता है, से ऊपर किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का, या ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का, या फिर MCCB मोल्डेज के सर्किट ब्रेकर का, या RCCB यानी रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर का? तो 100 एम्पियर से ऊपर दोस्तों हम मोल्डेज के सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका परिपथ भंजन 100 एम्पियर से धारा रेटिंग से ऊपर करते हैं, किसका करते हैं? MCCB का करते हैं, यानी मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कला सीक्वेंस मीटर का उद्देश्य क्या है? जो दोस्तों जो कला सीक्वेंस होता है उस मीटर का उद्देश्य क्या होता है? तो पहला दिया है 3 फेज मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए, दूसरा है शॉर्ट सर्किट गलती के खिलाफ मोटर की रक्षा के लिए, तीसरा 3 फेज के गलत चरण अनुबंध अनुक्रम को इंगित करने के लिए, या चौथा है टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ द 3 फेज सिस्टम, ठीक है। तो आगे दिखाया गया प्रश्न को। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 फेज कला के सही चरण अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, फ्यूज कौन से प्रकार का है? दोस्तों यह फ्यूज दिखाया गया है कौन से प्रकार का है? तो यह फ्यूज हाई रैप्चरिंग क्षमता का है, जो HRC कहते हैं। यह जो शो किया गया फिगर में HRC फ्यूज को दिखाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, फ्लक्स घनत्व की SI इकाई क्या है? दोस्तों जो फ्लक्स घनत्व होता है उसको हम B से डिनोट करते हैं, ओके। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जो इकाई होता है, यूनिट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? टेस्ला कहते हैं, ठीक है। जो फ्लक्स घनत्व होता है, फ्लक्स घनत्व की जो इकाई होती है क्या होती है? टेस्ला होती है। या B बराबर 5/A होता है। तो और भी एक यूनिट होती है जो वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। अब इसी के बराबर क्या होता है? टेस्ला होता है, ठीक है ना। तो टेस्ला ना देकर अगर वेबर पर मीटर स्क्वायर दे तो यह भी सही हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी का जो मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है या फिर टेस्ला होता है, ओके दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जो वेबर होता है वह फाई का यूनिट होता है, यानी फ्लक्स का यूनिट होता है, ठीक है। और जो दोस्तों जो एम्पियर टन यहाँ पे है, तो एम्पियर टन MMF का जो होता है यूनिट होता है, जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है उसका एम्पियर टन होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित होता है? तो दोस्तों अगर 16 एम्पियर केबल की धारा अगर लेते हैं तो अधिकतम वह 13 एम्पियर तक बियर कर सकती है। अब 13 एम्पियर से जैसे ऊपर होगा इसमें करंट बहेगा तो यह फूंक जाएगी, जल जाएगी, यह जो केबल जल जाएगी, ओके। तो 13 एम्पियर तक सुरक्षित यह धारा को बियर कर सकती है, संरक्षित रहती है, ओके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? ओके। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की जो धातु होती है, जो इस पे प्रभाव पड़ता है, क्या होता है? ED करंट प्रभाव पड़ता है, ओके। उस पर क्या प्रभाव करता है? ED करंट प्रभाव पड़ता है, ओके दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, इसको परिभाषित करता है। तो किसको परिभाषित करता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऊपर बताए हैं जो हिस्टैरिसीस होता है, हिस्टैरिसीस लूप वही शो करता है फ्लक्स घनत्व जो B होता है
चुंबकीय बल से पीछे रहता है, ठीक है, इसको परिभाषित करते हैं हिस्टैरिसीस से। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है? दोस्तों रिलक्टेंस को एस से शो करते हैं। तो जिस प्रकार विद्युत में आपका प्रतिरोध होता है, उस प्रकार चुंबकीय परिपथ में क्या होता है? रिलक्टेंस होता है। ओके, तो विद्युत में क्या लिखते हैं? V बराबर आई आर या I बराबर V बटा आर। तो उस प्रकार चुंबकीय परिपथ में क्या लिखते हैं? I के जगह फाई को लिखते हैं और V के जगह MF को लिखते हैं, MF को, और R के जगह S को लिखते हैं। तो S अगर उधर जाता है तो S बराबर MF बटे फाई हो जाता है। ओके, तो अब क्या होगा? MF का मात्रक एम्पियर मीटर, ठीक है, एम्पियर टन होता है, और बटा फाई का मात्रक वेबर होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा? एस बराबर एम्पियर टर्न पर वेबर हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों पिछले जो प्रैक्टिस सेट 2 हमारा था उसमें परमियंस का मात्रक पूछ दिया था। तो परमियंस रेसिप्रोकल होता है रिलक्टेंस का, तो उसमें क्या था? वेबर बटा एम्पियर टर्न था, ठीक है। सेम इसका उल्टा होता है परमियंस का। तो इसमें आपका रिलक्टेंस पूछा है तो एम्पियर टर्न पर वेबर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान का गुण होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। माइका में होता है, यूरेका में होता है, कॉपर में होता है, या फिर मैग्नीन में होता है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखेंगे इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जो आपका माइका होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अब्रक है, इन तीनों में अब्रक जो है इंसुलेटर है, इसलिए इसमें निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाएगा। दोस्तों जो आपका जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वह किस में होता है? प्रायः मेटल में होता है, जो धातु होता है उसमें होता है। बाकी आपका इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर ये सब में निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का गुण होता है। ओके, तो इन 4 ऑप्शन में से आपका यूरेका, कॉपर, मैग्नीन ये सब मेटल है, लेकिन आपका जो माइका है यह इंसुलेटर है, इसलिए इसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का गुण होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं? ओके, जो दोस्तों कंड्यूट पाइप है वह कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं? तो लंबाई मीटर में, दीवार की मोटाई mm में, या फिर आंतरिक व्यास mm में, या बाह्य व्यास mm में। तो दोस्तों जो कंड्यूट होते हैं वह आउटर डायमीटर इन mm में होता है, ठीक है। जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बाह्य व्यास mm में। क्वेश्चन नंबर 35 है, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है? ओके, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो सीसा अम्ल सेल होता है उसमें विद्युत अपघट्य के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एमोनियम क्लोराइड, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। H2SO4 जो होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हम सीसा अम्ल बैटरी में प्रयोग करते हैं। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, फ्लैशर की धारा वहन क्षमता क्या है यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट 100 मिली एम्पियर है? तो क्या हो जाएगा? 50 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 200, 300 मिली एम्पियर। तो दोस्तों जो फ्लैशर दिखाया गया है, फ्लैशर की धारा वहन क्षमता क्या है यदि प्रत्येक पंक्ति में, यानी यह जो पंक्ति है प्रत्येक पंक्ति में 100 मिली एम्पियर का करंट है। तो दोस्तों इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ओके, 300 मिली एम्पियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी सही हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो यह प्रेशर पेलर में है, तो पेलर में अलग अलग करंट होती है, तो सभी करंट ऐड जब होगी तो 300 मिली एम्पियर हो जाएगी। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं, कैंडेला कहते हैं, या ल्यूमिनस कहते हैं, या ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं किसको? प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। ओके, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें ल्यूमेन दिखाया गया है, तो ल्यूमेन जो होता है ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक होता है, ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। ओके, और जो कैंडेला होता है, कैंडेला किसका होता है? इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी का मात्रक होता है, यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है उसका मात्रक कैंडेला होता है। और एक कैंडेला बराबर कितना होता है? 1 ल्यूमेन पर स्टेरेडियन होता है। ओके, और दोस्तों यहाँ जो इल्यूमिनेशन है, यानी ल्यूमिनेशन है, इल्यूमिनेशन, तो जो इल्यूमिनेशन जो होता है वह इल्यूमिनेशन किसका मात्रक होता है? इसका जो मात्रक होता है इल्यूमिनेशन, ठीक है, इसको हम लक्स कहते हैं। ओके, इसका जो प्रदीप्ति होती है इसका मात्रक जो होता है लक्स होता है, याद रखेंगे। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। ओके, तो चारों के बारे में आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो ये डिफिनेशन दिया था ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी को दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो हीटिंग तत्व होता है यानी हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो चांदी का बिल्कुल नहीं, कापर का उसका भी नहीं किया जाता है, नाइक्रोम का। दोस्तों नाइक्रोम का प्रयोग हीटिंग तत्व बनाने के लिए किया जाता है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट यह नाइक्रोम होता है। इसका लगभग 1400 डिग्री टेम्परेचर होता है, वह सहने का क्षमता होता है नाइक्रोम का, याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा 38 क्वेश्चन तक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, जो कि यह प्रैक्टिस सेट 3 में टोटल 38 प्रश्न थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न थे, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फ्रेंड सर्किल में अपने शेयर करिएगा, और दोस्तों पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। ओके, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसके प्रैक्टिस सेट 4 में जल्द ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।